इम्यूनिटी इम्यूनिटी एक ऐसी एबिलिटी बॉडी की जो कि रजिस्ट करती है डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स को, पैथोजेंस को, जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, उनसे लड़ने में, उनसे फाइट करने में, उनसे डिशुम डिशुम करने में जो कि बॉडी की हेल्प करती है, उस एबिलिटी को हम बोलते हैं इम्यूनिटी। अब आपकी दो टाइप की इम्यूनिटी होती है, इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी आपकी उस टाइप की एबिलिटी होती है, उस टाइप की इम्यूनिटी होती है जो कि आपके पास जन्म से ही प्रेजेंट होती है। जब आप जन्म लेते हो, जब आपका बर्थ होता है, उसी टाइम से आपके पास ये इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है, जो कि आपको मोस्टली अपनी मदर के थ्रू मिलती है। ठीक है, प्लेसेंटा के थ्रू आपकी बॉडी में वो आ जाती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी अगर आप बात करें तो ये आप अपनी लाइफ टाइम में गेन करते हो अपनी, जैसे आपको कोई बीमारी हो गई उस टाइम पे आपकी बॉडी खुद से कुछ एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देगी और वो खुद की अपनी बॉडी अपनी इम्यूनिटी बनाएगी, तो उस चीज़ को हम बोलेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो कि हमने अपनी लाइफ टाइम में गेन करी है। तो इनेट इम्यूनिटी की डिटेल में बात करें तो ये एक ऐसी, जो कि जैसा कि मैंने बताया, ऐसी एक एबिलिटी होती है बॉडी की जो कि खुद से जन्म से ही प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे ये आपकी नॉन स्पेसिफिक होती है, यानी कि फर्स्ट टाइम जब आपकी बॉडी में कोई पैथोजन आया और वही सेम पैथोजन आपके पास बॉडी में सेकंड टाइम आएगा, तो ये आप उसको पहचान नहीं पाएगी कि ये पहले भी मेरी बॉडी में आ चुका है। ये उस चीज़ को नहीं पहचान पाएगी क्योंकि इसके पास मेमोरी नहीं होती, ये उस टाइम पे मेमोरी नहीं बनाती है। तो इसलिए नॉन स्पेसिफिक इसको बोलते हैं, और ये फिर स्लो काम करती है क्योंकि इसके पास मेमोरी सेल्स नहीं होते। और जस्ट अपोजिट आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी में होगा, उसमें आपको हाईली स्पेसिफिक होती है क्योंकि वो मेमोरी बना लेती है और उसे पता रहता है कि ये फर्स्ट टाइम हमारी बॉडी में पैथोजन आया था, तो वो उसके अगेंस्ट जल्दी से वर्क करना शुरू कर देती है। तो इनेट इम्यूनिटी के टाइप्स की बात करें तो फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर एंड साइटोकाइन, 4 टाइप्स की आपकी इनेट इम्यूनिटी होती है। डिटेल में बात करते हैं। फिजिकल में आपकी आ जाती है स्किन एंड म्यूकस। स्किन जो आपकी पूरी बॉडी पे होती ही है, स्किन की कवरिंग, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है आपके जो डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स हैं उनसे बचने के लिए। वो आपकी पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, आपकी स्किन। उसके बाद ये तो आपको पता ही है कि आपकी जो आउटर लेयर होती है, जैसे कि आपकी स्किन है, वो आपकी एक फिजिकल बैरियर की तरह काम करती है, जो कि बॉडी, जो पैथोजन होते हैं उनको बॉडी में एंटर नहीं होने देती। जो आपकी ऊपर वाली लेयर है जिसे हम एपिडर्मिस बोलते हैं, एपिडर्मिस, वो आपकी टाइटली पैक्ड होते हैं। इसके जो सेल्स हैं वो काफ़ी टाइटली पैक्ड होते हैं, जो कि पैथोजन को बॉडी के अंदर एंटर नहीं होने देते हैं। इसकी वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। इस वजह से ये आपकी हेल्प करती है हमारी बॉडी को बचाने में। और एडिशनली ये कुछ ऐसे आपकी पेप्टाइड्स को रिलीज़ भी करती रहती है, ऐसे कुछ सीक्रेशंस को करती है जिससे जो आपका स्किन है उसका जो पीएच है वो एसिडिक हो जाता है और ऑर्गेनिज्म को वही मार देता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी स्किन है वो आपको हेल्प करती है। म्यूकस की अगर हम बात करें तो म्यूकस की जो लाइन होती है वो आपके रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट, इन सब पे उसकी कवरिंग होती है, जो कि आपके डिजीज कॉजिंग एजेंट्स, आपके पैथोजन से आपको बचने में हेल्प करती है, क्योंकि वो वहाँ पे ऐसा ही स्टिकी सब्सटेंस होता है म्यूकस, जो कि उन पैथोजन को वहाँ पे ट्रैप कर लेता है, वहाँ पे रोक देता है, अंदर नहीं जाने देता। अब आपका यूरोजेनिटल ट्रैक्ट क्या होता है, जैसे कि आपका मेल्स में यूरेथ्रा हो गया, क्योंकि उसमें यूरिन और जो स्पर्म्स, उन दोनों की एंट्री वहीं से, मतलब उन दोनों का रिलीज जो होते हैं वो वहीं से होते हैं, उनका जो पैसेज है वो एक ही है, जो मेल्स का यूरेथ्रा होता है। बट एक टाइम में एक ही चीज़ रिलीज हो सकती है, तो यूरिन या फिर स्पर्म्स, मतलब कि सीमन। ठीक है, तो आपका उसको यूरोजेनिटल ट्रैक्ट भी हम बोलते हैं। अब इधर आपका ये म्यूकस का भी आप समझ गए होंगे कि ये आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट है, वहाँ पे प्रेजेंट होता है एक ऐसा स्टिकी सब्सटेंस जो कि आपके पैथोजेंस को ट्रैप करने में हेल्प करता है और वहाँ पे उनको ही मार देता है। ठीक है, तो आप स्किन और म्यूकस का फंडा यहाँ पे समझ गए होंगे कि फिजिकल बैरियर की तरह ही कैसे काम करते हैं। फिजियोलॉजिकल बैरियर उसके बाद आते हैं, मतलब जैसे कोई हमारे पास कोई पैथोजन आए, कोई डिजीज कॉजिंग एजेंट आए, तो सबसे पहले काम करेंगे हमारे फिजिकल, यहाँ पे सेकंड हो जाएगा, सबसे पहले काम करेंगे हमारे फिजिकल एजेंट्स। अगर उनसे भी बात नहीं बनेगी तो हमारे फिजियोलॉजिकल एजेंट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, जैसे कि हमारा हो गया HCl। HCl हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है। HCl हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे बैक्टीरियाज को किल कर देता है वहीं पे। ठीक है, HCl एक हार्मफुल सब्सटेंस है, एक हार्मफुल एसिड है जो कि उनको किल कर देता है। इससे प्रोटेक्ट कौन करता है हमारी बॉडी को, तो म्यूकस होता है, वो इससे प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है। म्यूकस की लेयरिंग होती है हमारी स्टमक की वॉल पे। लाइजोसोम जो कि हमारे टीयर्स में होते हैं, ठीक है, सलाइवा में होता है, तो ये एक ऐसा सब्सटेंस है लाइजोजाइम जो कि जो पैथोजेंस होते हैं उनको डायरेक्टली ये किल करने की एबिलिटी को रखते हैं। HCl जैसा कि बताया मैंने स्टमक में प्रेजेंट होता है, जो कि एक एसिडिक इन्वायरमेंट को क्रिएट कर देता है, क्योंकि इसका जो pH होता है वो 1.5 से लेकर 3.5 तक का होता है। pH स्केल में आपने पढ़ा होगा, जो 7 से कम होते हैं
7 से कम पीएच के होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में, और जो आपके 7 से ज़्यादा होते हैं वो आपके बेसिक होते हैं नेचर में। और ये 7 पे जो होता है, जिसका 7 पीएच होता है, वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी एसिडिटी जो होती है, जैसे आपकी ये जो एसिडिक एनवायरनमेंट उन्होंने क्रिएट करा है, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है पैथोजेंस को किल करने में। ठीक है, वो उनकी जो ग्रोथ है उसको इनहिबिट कर देता है, यानी कि उसकी ग्रोथ को होने नहीं देता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि कैसे हमारा HCl होता है वो बॉडी के लिए इतना इंपॉर्टेंट होता है हमें डिजीज कॉजिंग एजेंट से बचाने के लिए। लाइजोजाइम्स की बात करें तो ये आपके मैंने बताया, जैसे कि सलाइवा, टीयर्स, आंसू, इनमें प्रेजेंट होता है। म्यूकस यहाँ पे प्रेजेंट होता है, और ये ब्रेक कर देता है जो बैक्टीरिया, जैसे कोई डिजीज कॉजिंग एजेंट लाइक आपका बैक्टीरिया है, ठीक है, उसकी जो सेल वॉल है, सेल वॉल, उसको वो क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा, बिल्कुल उसको तोड़ देगा। ये ऐसा होता है। तो आप समझ सकते हो जब उसकी सेल वॉल ही टूट जाएगी तो वो बैक्टीरिया किस काम का रहेगा, तो वो हमें कोई भी हार्म नहीं पहुंचा पाएगा। तो इसके सबसे पहले उसकी सेल वॉल पे ही अटैक कर देता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे वायरल इन्फेक्शन से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हमको बचाता है और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। अब बात करते हैं हम सेलुलर इम्यूनिटी की, मतलब जब फिजियोलॉजिकल भी काम ना करे तो हमारी सेलुलर इम्यूनिटी काम करती है। अब ये किस तरीके से काम करती है, जैसे कि हमारे फेगोसाइट्स हो गए, हमारे कुछ WBCs होते हैं जो कि फेगोसाइटिक नेचर शो करते हैं। ये क्या करते हैं, जैसे कोई फॉरेन बॉडी आई उसको डायरेक्ट इनगल्फ करने की, उनको डायरेक्ट खाने की ये एबिलिटी को रखते हैं, उनको फेगोसाइट कर देते हैं, उनको खा जाते हैं, निगल जाते हैं। ठीक है, तो ये इस टाइप के सेल्स होते हैं। नेचुरल किलर सेल की बात करें हम प्यार से NK सेल्स भी बोलते हैं, ये हमारे डायरेक्ट ट्यूबर सेल्स जो होते हैं, ट्यूमर सेल्स जो होते हैं, कैंसरस सेल्स जो होते हैं उन पे एक्ट करते हैं। जैसे ही पता चलता है कि यहाँ पे बॉडी में कोई कैंसर सेल बन रहा है, कोई ट्यूमर फॉर्म हो रहा है, तो उन पे डायरेक्ट अटैक करना चालू कर देते हैं ताकि कैंसर फॉर्म ना हो, आगे वो ना बढ़े। डिटेल में बात करें इनकी तो फेगोसाइट्स जैसे कि आपके ये डायरेक्टली इनगल्फ कर लेते हैं या फिर डाइजेस्ट कर लेते हैं पैथोजन को, जो डिजीज कॉजिंग होता है मैंने बताया उसको डायरेक्ट इनगल्फ कर देते हैं, खा जाते हैं। जैसे कि आपको हो गए मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, आपके WBCs में आते हैं ये। ठीक है, इस तरीके के आपके ये सेल्स होते हैं। NK सेल्स की बात करें तो ये आपके जो कैंसरस सेल्स होते हैं उनको किल कर देते हैं। ठीक है, उनको जैसे पता पड़ता है तो ये उनको किल करना शुरू कर देते हैं और बॉडी में ये टॉक्सिक सब्सटेंस को रिलीज नहीं होने देते और ये कैंसर से हमें बचाते हैं। बहुत भयंकर बीमारी होती है, उसमें क्या होता है, जो बॉडी होती है वो एबिलिटी खो लेती है अपनी, हमारी बॉडी में एक जो सेल डिवीजन होता है वो एक सीक्वेंस में चलता है। अब जैसे ये सेल डिवीजन हो रहा है आराम से, अब ये जैसे ये इनका कॉन्टैक्ट इनहिबिशन जो होता है, जब ये कॉन्टैक्ट में आते हैं तो ये सेल डिवाइड करना यहाँ पे बंद कर देते हैं, बट ये इस एबिलिटी को खो देते हैं। जो कैंसर सेल होते हैं वो ऐसे टकराए दोनों एक दूसरे से तो वो और यहाँ पे और डिवाइड होते रहेंगे, वो रुकते नहीं हैं, तो ये एक यहाँ पे ट्यूमर फॉर्म कर लेता है जिस वजह से हमको कैंसर कॉज होता है। तो ये इस तरीके का प्रोसेस होता है जिसको ये रोकते हैं NK सेल्स। साइटोकाइन बैरियर की बात करें, जब अगर सेलुलर बैरियर भी काम नहीं करता तो हमारा साइटोकाइन बैरियर वहाँ पे काम करता है। अब ये क्या होता है, जैसे कि इंटरफेरेंस, एक प्रोटीन्स होती हैं ये, जैसे हमारा कोई सेल है, नॉर्मल बॉडी सेल है, वहाँ पे कोई पैथोजन आया, कोई डिजीज कॉजिंग एजेंट आया और उसने इस पर क्या कर दिया, अटैक कर दिया। ठीक है, अब ये सेल खुद तो मर जाएगा, अब इसका खुद तो कुछ होना नहीं, बट ये क्या करता है दूसरों के पास, ताकि इसके भाई बहन बच जाएं, इसके देशवासी बच जाएं, इस वजह से ये क्या करता है, कुछ ऐसी प्रोटीन्स को जिसका नाम होता है इंटरफेरेंस, इन प्रोटीन्स को रिलीज करता है और अपने भाई बहनों के पास इनको पहुंचा देता है और उनसे बोलता है कि बॉडी में हमला हुआ है और तुम इस चीज़ से बच जाओ। ठीक है, तो ये लोग तैयार हो जाते हैं बचने के लिए और ये तो एक्ट कर ही देता है, बट ये कुछ ऐसी प्रोटीन्स को रिलीज कर देता है जिसकी वजह से ये सारे आपके इनके पास सिग्नल पहुंच जाता है और ये अवेयर हो जाते हैं उस चीज़ से कि बॉडी में कोई दुश्मन आया है तो उससे हमें लड़ना है। तो इसी तरीके से ये क्या करता है, वायरल रेप्लिकेशन को इनहिबिट कर देता है जो कि बॉडी को इन्फेक्ट करने आई हैं, और ये अपने जो नाइबरिंग सेल्स होते हैं उनको भी बचा लेता है इन्फेक्शन होने से। जैसे खुद का तो अब इन्फेक्शन हो ही चुका है, बट ये क्या करता है, कुछ ऐसी प्रोटीन को जैसे इंटरफेरेंस को रिलीज कर देता है और अपने जो आस पड़ोस के जो सेल्स होते हैं उनको बचा लेता है। तो इस तरीके से ये हमने पढ़ा इनेट इम्यूनिटी को, जो कि बॉडी की खुद की एबिलिटी होती है डिजीज़ कॉजिंग एजेंट से लड़ने के लिए। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो कि हम लाइफ टाइम में गेन करते हैं अपनी बॉडी को बचाने के लिए। गेन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम हाईली स्पेसिफिक होती है, जैसे कि मैंने बताया, क्योंकि उसके पास मेमोरी होती है, वो पहचान लेती है कि ये वाला पैथोजन हमारी बॉडी में पहले आ चुका है या फिर नहीं, तो उसी तरीके से वो रेस्पॉन्स करती है। अगर वो पहली बार आया है तो वो उसके थ्रू एंटीबॉडीज़ बनाने में थोड़ा टाइम लगा लेगी, तो उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, बट नेक्स्ट टाइम वो क्या होता है, वो उसी टाइम मेमोरी सेल्स को फॉर्म कर लेती है जो कि उसे नेक्स्ट टाइम हेल्प करते हैं कि इस टाइम पे ये वाली एंटीबॉडीज़ आपकी बनी थी और इस तरीके से हमने इस दुश्मन को हराया था, तो इस बार भी हम इस दुश्मन को इस तरीके से हरा सकते हैं। तो इस वजह से वो जल्दी काम उस टाइम कर पाती है और ये फास्ट होती है काफ़ी।
ठीक है। अब इसमें हम ह्यूमरल इम्यूनिटी की बात करेंगे और आपकी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी की बात करेंगे। जैसे उसमें हमने 4 टाइप्स पढ़े, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर एंड साइटोकाइन। इसमें हम 2 टाइप्स को पढ़ेंगे, ह्यूमरल एंड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। आगे ह्यूमरल इम्यूनिटी को पढ़ते हैं तो उसमें आपके आते हैं बी सेल्स। ठीक है, बी सेल्स कैसे होते हैं? अभी 2 टाइप के होते हैं, प्लाज्मा बी सेल्स और मेमोरी बी सेल्स। अब आपके जो कोई डिजीज कॉजिंग एजेंट बॉडी में आए तो आपके 2 टाइप के जो सेल्स बनते हैं बॉडी में, प्लाज्मा बी सेल्स और मेमोरी बी सेल्स। अब प्लाज्मा बी सेल्स क्या होते हैं? प्लाज्मा बी सेल्स कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कि जैसे ही कोई बॉडी में कोई पैथोजन आया, कोई डिजीज कॉजिंग एजेंट आया, तो ये क्या करते हैं, ये एक्टिवेट हो जाते हैं और बहुत सारी एंटीबॉडीज़ को बनाना शुरू कर देते हैं। एंटीबॉडीज़ बनाते जाते जैसे पता चला कि अब दुश्मन बॉडी में आ गया है तो ये क्या करते हैं, अपनी फौज बना के शुरू कर देते हैं, बहुत सारी एंटीबॉडीज़ बॉडी में बना लेते हैं जो कि उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट वहाँ पे वर्क करेंगी। तो जो ऐसे कुछ सेल्स होते हैं जो कि एक बार एक्टिवेट हो जाते हैं और फिर अपनी जो लार्ज अमाउंट में एंटीबॉडीज़ होती हैं जिन्हें हम इम्यूनोग्लोबिन्स बोलते हैं, उनको सीक्रेट करना शुरू कर देती हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। अब इनकी लाइफ स्पेन कितनी होती है? बहुत कम होती है, शॉर्ट लिव्ड होते हैं। और जैसे आपके इसमें दे भी रखा है कि आपके कुछ दिनों तक या फिर हफ्तों तक, जैसे मेनली आपके 7 डेज, कुछ इस तरीके से इनकी लाइफ स्पेन जो होती है। ठीक है, तो जो इनका प्राइमरी रोल होता है वो एंटीबॉडीज़ बनाना होता है और हमारे जो पैथोजन है उसको एलिमिनेट, बॉडी से बाहर निकालना होता है या फिर उसको न्यूट्रलाइज, उसको मारना होता है। ठीक है, तो इनका एक ही काम होता है, ये बने और इन्होंने एंटीबॉडीज़ बनाई और उस टाइम पे डिजीज़ से लड़ा। ठीक है, उसके बाद ये 7 दिन बाद या फिर कुछ हफ्ते बाद ये गायब हो जाते हैं अपने आप। इनकी लाइफ टाइम, जो इनकी लाइफ स्पेन होती है वो बहुत कम होती है। अब मेमोरी बी सेल्स की बात करें तो इनकी लाइफ स्पेन काफ़ी ज़्यादा होती है, ये लंबे टाइम तक जीते हैं क्योंकि भाई नेक्स्ट टाइम अगर पैथोजन बॉडी में आया तो इनका ही तो काम आएगा, तो इनको रहना बॉडी में ज़रूरी है। तो जो मेमोरी बी सेल्स होते हैं वो जब जो आपके जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो बॉडी में लड़ रही होती हैं तो ये क्या करते हैं, एक वो होते हैं ना, आप मेमोरी कैप्चर करते हो कैमरे में कि क्या क्या हुआ था उस टाइम पे, हमने कैसे दुश्मन को हराया था, तो ये उस चीज़ को ऐसे अपने कैमरे में कैद कर लेती है और नेक्स्ट टाइम उसको अपने एंटीबॉडीज जो होती है, अपने योद्धा होते हैं, उनको दिखा देती है कि तुमने इस तरीके से इस पैथोजन को मारा था, इसकी ये कमजोरी है। उसको एक कमजोरी बता देती है कि इसकी एक कमजोरी रही थी पिछली बार, तो तुम इसको इस कमजोरी पे इसको मार सकते हो। तो ये मेमोरी बी सेल्स उस चीज़ में बॉडी को हेल्प करते हैं, जो ये होते हैं लॉन्ग टर्म तक बॉडी में रहते हैं, जो कि रिमेंबर कर लेते हैं कि ये पैथोजन, जो स्पेसिफिक पैथोजन है, ये पहले बॉडी में आया था और इसको हमने कैसे हराया था। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी जो बॉडी होती है वो जल्दी जल्दी बॉडी में हेल्प कर देती हैं। तो इस तरीके से जो मेमोरी बी सेल्स होते हैं वो बॉडी को हेल्प करते हैं जल्दी जल्दी पैथोजन के अगेंस्ट वर्क करने में। ठीक है, इनकी लाइफ स्पेन जो होती है वो काफ़ी लंबी होती है, कुछ ईयर्स और कुछ डिकेट्स, यानी कि आपके 10 ईयर्स, डिकेट्स को हम बोलते हैं 10 ईयर्स, काफ़ी लंबे टाइम तक ये बॉडी में रहती है। ठीक है, अब बात करते हैं एक आपका टर्म है प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स। प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स की बात करें तो जब आपका कोई पैथोजन पहली बार बॉडी में आया है तो उस पर हमारी जो बॉडी होती है वो प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स देती है, यानी कि वो पहली बार किसी पैथोजन के अगेंस्ट वर्क कर रही है तो उसको उसमें काफ़ी टाइम लगता है क्योंकि उसकी इंटेंसिटी जो होती है वो लो होती है, क्योंकि उसको पता नहीं है कि ये पैथोजन बॉडी में आया है, यानी ऑब्वियसली वो पहली बार ही आया है तो उसको क्या पता होगा उसके बारे में। ठीक है, तो उसके पास कोई मेमोरी सेल्स भी नहीं होते, उसके पास कुछ भी नहीं होता, तो वो खुद से ही अपनी एंटीबॉडीज़ बनाती है और ऐसे तैसे उससे लड़ती है, तो इसमें उसको टाइम लग जाता है, इस वजह से ये स्लो प्रोसेस होता है क्योंकि उसके पास लो इंटेंसिटी होती है। समझ गए। अब सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स क्या होता है, अगर कोई पैथोजन आपकी बॉडी में सेकेंड टाइम आया है, सेकेंड या फिर उससे ज़्यादा बार में आया है, वो पहले भी बॉडी में आ चुका है, तो बॉडी के जो मेमोरी सेल्स होते हैं वो उसको पहचान लेते हैं और जल्दी जल्दी उन्हीं एंटीबॉडीज़ को बनाना शुरू कर देते हैं जो कि पहले जब ये पैथोजन आया था तब बनाए थे, तो वो उसके अगेंस्ट जल्दी जल्दी काम करना शुरू कर देते हैं। इस वजह से जो प्रोसेस होता है वो काफ़ी फास्ट होता है क्योंकि इनके पास मेमोरी सेल्स स्टोर रहते हैं पहली बार के, क्योंकि ये पैथोजन है वो सेकंड टाइम बॉडी में आया है। आई होप आप इस चीज़ को बखूबी समझ गए होंगे। अगर अभी भी आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, अब हम एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देखते हैं। हम बार बार एंटीबॉडी 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 कर रहे हैं, एंटीबॉडी दिखती कैसे है भाई? तो एंटीबॉडी के पास कुछ एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होती हैं जहाँ पे आपका एंटीजन बाइंड करता है और डिजीज़ कॉजिंग एजेंट से लड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे भी आपका एंटीजन बाइंड करेगा। ठीक है, तो ये आपकी एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होती हैं। ये है आपके छोटी वाली जो चेन है ये आपकी लाइट चेन और बड़ी वाली जो चेन है वो है आपकी हैवी चेन। ठीक है, तो आपकी एंटीबॉडी के पास 2 हैवी चेन होती हैं और 2 लाइट चेन होती हैं। ये जो आपकी बॉन्ड है इनको हम बोलते हैं डाई सल्फेट बॉन्ड्स। तो ये 1 2 3 4 और 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16,
तो एक एंटीबॉडी में 16 डाइसल्फेट बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। सेल मीडिएटेड, हमने ह्यूमोरल इम्यूनिटी की बात कर ली, अब हम बात करेंगे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एक ऐसी इम्यूनिटी होती है जो कि आपकी अडेप्टिव होती है। ऑब्वियसली हम अपनी लाइफ टाइम में गेन करते हैं इसको, और इसमें आपके प्राइमरीली इन्वॉल्व होते हैं, सबसे ज़्यादा इनके इन्वॉल्वमेंट होता है टी सेल्स का। अब टी सेल्स आपके क्या होते हैं? टी सेल्स आपके 4 टाइप्स के होते हैं, TH, TC, TS, TM। TH मतलब हेल्पर टी सेल्स, TC मतलब साइटोटॉक्सिक टी सेल, TS मतलब सप्रेसर टी सेल्स, और TM मतलब मेमोरी टी सेल्स। मेमोरी टी सेल्स का काम तो आप वैसे भी समझ गए होंगे। इन तीनों की अभी हम बात करते हैं, सबकी बात करते हैं। चलो, हेल्पर टी सेल्स की बात करें तो इनका जो फंक्शन होता है वो बॉडी में कोऑर्डिनेशन बनाए रखना है। मतलब इतनी हेल्प करते हैं ये, सबकी हेल्प कर, सबको अवेयर कर देते हैं कि बॉडी में कोई जो पैथोजन है वो एंटर कर चुका है। और बाकी जो इम्यून सेल्स होते हैं जो कि बॉडी को बचा रहे हैं डिजीज़ से, उनको ये एक्टिवेट कर देते कि भाई जाग जाओ। जैसे कि आपके हम बी सेल्स की पढ़ के आए हैं अभी उनके बारे में, प्लाज्मा बी सेल्स, मेमोरी बी सेल्स। जो प्लाज्मा बी सेल्स होते हैं उनको ये क्या कर देते हैं? एक्टिवेट कर देते हैं, भाई जग जाओ, बॉडी में कोई डिजीज़ कॉजिंग एजेंट घुस चुका है। ठीक है, तो उन सेल्स को यहाँ पे एक्टिवेट करने का काम करते हैं, बॉडी की हेल्प करते हैं। टीसी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स की बात करें तो ये आपके, इनके पास डायरेक्ट पोटेंशियल होती है पैथोजन को किल करने की। ये किसी का वेट नहीं करते हैं कि उसको एक्टिवेट करूँ, उसको एक्टिवेट करूँ, ये डायरेक्ट उनसे डुसुम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इनके पास एबिलिटी है, इनके पास इतनी पावर है। ठीक है, TS सप्रेसर टी सेल्स का क्या काम होता है? ये जो हेल्पर टी सेल्स और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो रिलीज़ हुए हैं, ये उनको सप्रेस कर देती है कि भाई पैथोजन मर चुका है, अब काम नहीं है। मतलब पूरी लड़ाई होने के बाद उनको शांत कौन करता है? आपका सप्रेसर टी सेल। जब वो ज़्यादा अमाउंट में भर जाते हैं, भाई उनको गुस्सा आ रहा है, वो उसको मारते जाते हैं, उनको बताते हैं कि भाई अब अपने सेल्स को नहीं मारना है, पैथोजन गया, वो मर चुका है, अब तुम शांत हो जाओ। मेमोरी टी सेल्स आप समझ ही गए होंगे, फ़ोन में लगे रहते हैं और अपनी वीडियो कैप्चर कर लेते हैं। तो जो भी यहाँ पे लड़ाई हुई थी और लड़ाई होने से और शांत होने तक का जो भी पूरी रिकॉर्डिंग होती है, ये TM जो मेमोरी टी सेल्स होती हैं वो सारी की सारी रिकॉर्ड कर लेते हैं।